हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री श्याम, सभी को मेरा राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। साथियों, सभी को पता है जून के बाद बहुत सारे कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम सभी के देखने मिलेंगे। सभी को बहुत सारे यूपीपी का भी उम्मीद है री एग्ज़ाम जून के लास्ट में या जून के शुरू में स्टार्ट हो जा। उसके बाद रेलवे के समूह के क्लर्क वाले साथियों, तो सभी में जो हमारे क्वेश्चन रखने का जो परीक्षण है वो बहुत ही सोच समझ कर आप सभी के बीच में लाते हैं। जो हमेशा कोई भी वनडे एग्जाम हो सब में आपके रामबाण घोषित हो ना। चलते हैं क्लास की तरफ। पहला है साथियों हमारा एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का या विद्युत धारा का, है ना। एम्पियर एम्पियर मात्रक है, ज़्यादातर सभी साथियों को पता होगा। लेकिन जितनी भी हमारे आगामी परीक्षाएं रेलवे की, साथियों देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हर बार देखो साथियों, जितने क्वेश्चन हल्के होंगे और आपके याद के होंगे, ज़्यादातर 90% संभावना गलत होने की उन्हीं की रहती है ना। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे, पता भी होगा। जितना देखने में हल्का लगेगा, हाँ पेपर देखते के समय जो बहुत आराम से इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा, लेकिन पोस्टमार्टम करने में साथियों क्या हो जाता है? गलत। अधिकांश ऐसे होता है। एम्पियर मात्रक है किसका साथियों? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो मात्रक है हमारा एम्पियर है। अगर बात करें साथियों चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है हमारा टेस्ला, एसआई पद्धति में, है ना। अगर इसकी बात करें हम, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र की एसआई पद्धति का मात्रक की बात करें टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। विद्युत आवेश की बात करें साथियों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? हमारा कूलाम, है ना। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, तो एम्पियर किसका मात्रक हमारा? विद्युत धारा का है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है ना। जो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो बनाते हैं शुष्क चूने से गुजरने के बाद, तो उसमें किस गैस के साथ इसकी जो है अभिक्रिया करानी पड़ती है जब गुजारा जाता है, जिससे हमें क्या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हमारा हाइड्रोजन, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंसर है साथियों हमारे, जब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम शुष्क चूने से किस गैस को गुजारते हैं? तो क्लोरीन को। ठीक है, किसे गुजारते हैं हम? क्लोरीन को। देखो साथियों, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हमारा शुष्क चूना है। अगर इसके साथ हम क्या क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा जो प्राप्त होता है क्या? CaOCl2, ये हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, प्लस क्या निकलता है? H2O जल। ठीक है, जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं शुष्क चूने के साथ, किस गैस को गुजारते हैं? क्लोरीन को, है ना। तब हमें क्या मिलता है? ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है साथियों, ब्लीचिंग पाउडर। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। जो हमारा फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता है, उसे ठंडा जो रखता है, जो ठंडा रहता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो अमोनिया। तो जितने हमारे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बात करें, फ्रिज में हमारी कौन सी मिलेगी तुम्हें? अमोनिया गैस। ठीक है, साथ ही बात करें साथियों, जो रोटी जो फूलती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? रोटी के फूलने पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। जो रोटी सेकते समय चूल्हे पर जो फूलती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन साथियों, हाइड्रोजन की खोज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, है ना। ट्रोटेरियम, प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। तो जब
हाइड्रोजन की खोज किसने की आपको कमेंट करके हमें बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताना हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो है हमारा किसका गैस, अमोनिया। और जितनी हमारी रोटी फूलती है रोटी, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण जो रोटी फूलती है। साथ ही जितने हमारे चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, जो पैकिंग होती है, तब उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कुरकुरे चिप्स जितने भी पैकिंग वाले सामान है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है हमारी, नाइट्रोजन। बहुत अच्छे, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स, इनके जो पैकिंग चिप्स कुरकुरे जो भी पैकेट होता है इनकी जो पैकिंग में, तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। और रोटी के फूलने में कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कमेंट में बता देना हाइड्रोजन गैस के आविष्कारक। सभी को पता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं साथियों, 3, है ना, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिक विकार नहीं है, मतलब आनुवंशिक रोग जो वंश दर वंश चला आता है, तो कौन सा रोग नहीं है। सभी को पता है वर्णांता, कलर विजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कलर विजन कैसा रोग है, एक आनुवंशिक रोग है। अतिरक्त स्राव रोग ये भी, और अराजकता, क्या बोलेंगे इसे, अराजकता होगा, टाइपिंग में थोड़ी गलत है, अराजकता ना, अराजकता, हीमोफीलिया, है ना, और वर्णांता, कलर विजन, ये सारे कैसे रोग हैं साथियों, आनुवंशिक रोग हैं। और इनमें कौन सा नहीं है, तो मिक्सिडीमा जो रोग है हमारा, ये कैसा नहीं है, एक आनुवंशिक विकार नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। वर्ण अंधता, वर्ण एक कलर का अक्षर कोई बोलते हैं वर्ण, और एक रंग का भी होता है वर्ण। तो वर्ण अंधता मतलब कोई भी, जब किसी भी आप पुलिस का जब क्या बॉडी जांच होता है मेडिकल और या फोर्स वगैरह में, जहाँ उसमें दिखाते हैं बहुत सारे लेटर अलग अलग कलर के, है ना, तो उसमें पाया जाता है कलर विजन, उसी क्या बोलते हैं, वर्ण अंधता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। किसकी बात चलिए साथियों, विटामिन B7 की। पहला ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड, दूसरा है बायोटिन, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, और चौथा है हमारा फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, है ना। तो साथियों किसकी बात चलिए, विटामिन की। विटामिन की जो खोज करी गई 1911, वर्ष 1911 में किसके द्वारा की गई विटामिन की खोज, तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज होती है। विटामिन ये पूछा जाता कितने कॉम्प्लेक्स का होता है, विटामिन B 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं साथियों जिसमें शामिल होते हैं ना। जो विटामिन B है कैसा विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें 8, है ना। तो कई बार पूछ लेता है B1 का नाम पूछ लेता है हमसे, B2 का, B3, है ना, विटामिन B5, 6, 7, 11 और 12, ये सभी के नाम पूछ लेता है ज़्यादातर। विटामिन जितने कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन कौन सा हमारा, B। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है साथियों, क्या नाम है, बायोटिन, है ना। जो विटामिन B7 ऐसा बोलते हैं बायोटिन। एक क्वेश्चन होता है किस विटामिन को विटामिन H के नाम से हम जानते हैं, कौन सा विटामिन है जिसे हम विटामिन H के नाम से जानते हैं, तो बायोटिन को किस नाम से जानते हैं, विटामिन H। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। विटामिन H किस विटामिन को बोलते हैं हम, बायोटिन, जिसका रासायनिक नाम है विटामिन B7। B1 का नाम क्या है साथियों हमारा, थायमिन, रासायनिक नाम B1 का थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 साथियों पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल। B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 आप सभी को पता है क्या नाम है इसका, बायोटिन। और विटामिन B11 को बोलते हैं हम फॉलिक, रासायनिक नाम इसका फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 साइनोफ्लेविन,
साइनोफ्लेविन या साइलोकोबालामिन नाम देखने मिलता है ना। तो ये थे हमारे कैसे विटामिन थे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स विटामिन किसे बोलते हैं हम, बी को। और कितने कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, तो 8। 3 ये साथियों, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये अभी पूछा गया था पुलिस के एग्जाम में, कितने कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल होते हैं, तो 8। ठीक है, 8 विटामिन। और साथ ही पूछता है जल में घुलनशील, और एक पूछता हमारा क्या, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हमारे, बी और सी। विटामिन बी और सी कैसे हैं, जल में, और वसा में ए डी ए के। ये जल में घुलनशील विटामिन है साथियों, और ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, या किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा एक सींग का गैंडा देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, दूसरा रणथंभौर, तीसरा काजीरंगा, चौथा बांदीपुर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सींग वाला गैंडा। इसकी एक विशेष पहचान है, जिसका एक क्या होता है, सींग गैंडे का ना। बाकी बहुत सारे गैंडे मिलेंगे, लेकिन एक सींग वाले कहाँ मिलेंगे, यही पूछा गया है। सबसे ज्यादा कहाँ, असम के काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, असम, है ना। और असम को पता है सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करता है, असम बांस का, है ना। बांस उत्पादन सर्वाधिक असम के अंदर। और सबसे पहला पुलिस बल या सीमा बल असम राइफल कौन सा है, असम राइफल है साथियों। 1835 में इसकी स्थापना हो जाती है। और सबसे ज्यादा असम किस चीज का उत्पादन करता है, बांस। असम में साथियों 2 और हैं जो पूछे जाते हैं काजीरंगा के साथ साथ, मानस और एक आता हमारा नेमरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहां पड़ते हैं हमारे, और काजीरंगा तीसरा असम के अंदर। बांदीपुर साथियों कई बार पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है बांदीपुर हमारा, तो ये हमारा कहां पड़ता है, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है हमारा, कर्नाटक में। रणथंभौर की बात करें तो हमारा राजस्थान में साथियों, राजस्थान, है ना। जिम कॉर्बेट सभी को पता है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व। 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा, जिम ओ'नील के द्वारा। और कहां पड़ता है हमारा ये जिम कॉर्बेट पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट के साथ साथ राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क, है ना, नंदा देवी अभ्यारण्य, ये कहां, तीनों उत्तराखंड के। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लेह लद्दाख में पड़ता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो किस शासक से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भीतरी स्तंभ शिलालेख, जिस समय जानकारी मिलती है साथियों होड़ों के आक्रमण की। पूछा जाता है होड़ों का राजा तोरमाड़ जो शासक था, होड़ों के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है हमें किस शिलालेख से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ शिलालेख। एक क्वेश्चन ये हुआ, होड़ों के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो भीतरी स्तंभ शिलालेख। एक क्वेश्चन पूछा जाता है होड़ों का आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ, है ना, किस शासक के शासनकाल में हुआ, जिससे ये संबंधित है उसी के शासनकाल में हुआ है। तो भीतरी स्तंभ लेख शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा हमारा स्कंदगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा है हमारा कुमार गुप्त, है ना। भीतरी स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित साथियों, स्कंदगुप्त से। और होड़ों का आक्रमण के लिए बहुत विशेष है, होड़ों का आक्रमण, होड़ों का शासक कौन था, तोरमाड़। होड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था साथियों, तो हमारे स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त से पूछ लेता साथियों, समुद्रगुप्त से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, जिसकी प्रयाग प्रशस्ति एक रचना भी है, किसकी, हरिसेन की है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है हमारा, तो समुद्रगुप्त
गुप्त से संबंधित है ना। क्रिया प्रशस्ति रचना की बात करें किसकी, तो हरिसेन की है। अगर चंद्रगुप्त से संबंधित बात करें साथियों तो मेहरौली अभिलेख, मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त से संबंधित है। पूछे साथियों हमारा बहुत ही सारे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सती प्रथा की जो जानकारी मिलती है किस शिलालेख से मिलती है, तो एक आता हमारा ऐरण अभिलेख, जिससे किसके प्रमाण मिलते हैं, सर्वप्रथम सती प्रथा का। सती ऐरण अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो भानुगुप्त से। ठीक है, इनकी पत्नी सबसे पहले सती प्रथा का जो वो मिलता है, इनकी पत्नी के द्वारा सती होने का साक्ष्य मिलता है किस अभिलेख में, ऐरण अभिलेख। अगर साथियों सबसे पहले अभिलेख की बात करें हम, सबसे पुराना हाथी गुम्फा अभिलेख, कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, राजा खारवेल सबसे पुराना है हमारा। बोगज कोई है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल से, और बोगज कोई सबसे पुराना है। और अगर बात करें साथियों, एक आता हमारा जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा, जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत भी है, कहां पड़ती है सभी बताएंगे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, या इसका एक दूसरा नाम भी है गिरनार अभिलेख, है ना। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किससे, रुद्रदामन फर्स्ट से है, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ऐरण अभिलेख में सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है, सती की, सती प्रथा की। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से है। और हूणों का आक्रमण का जो मिलता है हमारा किससे, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था सबसे पहले हूणों का आक्रमण। और इससे संबंधित शिलालेख कौन सा था हमारा, भीतरी स्तंभ शिलालेख। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिलेख की खोज, सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा किसने था। अब सबसे पहले अभिलेखों की खोज और सबसे ज्यादा अभिलेखों के लिए श्रेय किसे जाता, महान द ग्रेटा अशोक, या महान अशोक को, है ना। टी फैंथेलर 1750 में सबसे पहले इनकी अभिलेखों की खोज करता है, टी फैंथेलर 1750। ठीक है, और अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय आता है जेम्स प्रिंसेप 1837। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, 1837 में वो पढ़ते हैं सबसे पहले अभिलेख। उसके बाद सबसे पहले खोजा किसने था 1750 में, तो टी फैंथेलर, है ना। अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख। शिलालेख मतलब शिला किसका वो होता, पत्थर, पत्थर पर जो लेख लिख देते हैं बहुत पुराने टाइम पर राजा महाराजा, है ना, तो उन्हें शिलालेख, गुहालेख, अगर कोई गुफा पर लिखा हुआ जो भी लेख था वो गुहालेख। अभी तो अभिलेखों में ये आते हैं। अगर साथियों बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त। बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कुमार गुप्त की क्या, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, किसके शासनकाल में हुई थी, तो कुमार गुप्त, है ना, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसकी ऊपर की छतें तोड़ दी जाती हैं और अर्ध बीच में ऐसी मतलब दीवारों पर जो उसकी छत थी उसे सब तहस नहस कर देता। कौन पूछा जाता, नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है ना। किसकी बात चलिए साथियों, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। चारों ऑप्शन ये हमारे मराठा घराने से हैं। पहला ऑप्शन है साथियों होलकर, दूसरा गायकवाड़, तीसरा सिंधिया और चौथे भोंसले। तो छत्रपति शिवाजी जो मराठा किस घराने से संबंधित थे साथियों, भोंसले। किस घराने से, भोंसले। बात करें साथियों शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी, इनके पिता का जो नाम था क्या था, साजी भोंसले, है ना। इनके पिता का नाम साजी भोंसले, जिन्होंने किस मराठा घराने की संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, मराठा साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, किसने, साजी भोंसले। तो पिता का नाम इनके क्या साथियों, साजी भोंसले। तो किस मराठे घराने से संबंधित हुए, भोंसले, है ना। माता का नाम इनके साथियों जीजाबाई,
माता का नाम जीजाबाई है इनकी, है ना। पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर है। 1640 में शादी करते हैं। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर, और शादी कब करते हैं? 1640 में शिवाजी की शादी होती है। और जन्म की बात करें साथियों, किसकी बात करें? जन्म की, तो जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 को, और मृत्यु कब होती है? तो 1680। ठीक है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो भोसले, इनके पिता का नाम साजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर। साथ ही अगर बात करें साजी भोसले, इनकी 3 पत्नियां थीं, जीजाबाई, तुकाबाई मोहिते और नरसाबाई। ठीक है, 3 पत्नी थी इनकी। शिवाजी की जो माता हैं वो कौन है? जीजाबाई। और अगर इनकी 2 पत्नियों की बात करें, नरसाबाई और तुकाबाई मोहिते, साजी भोसले की 3 पत्नियां थीं। शिवाजी की भी साथियों कितनी पत्नियां मानी गई हैं? 8। शिवाजी की भी कितनी पत्नी थी? 8, जिसमें सबसे पहले 1640 में किसके साथ विवाह होता है इनका? साईबाई निम्बालकर के साथ इनका क्या होता है? विवाह होता है। और शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध के लिए कौन जाने जाते हैं? शिवाजी जाने जाते हैं। शिवाजी को साथियों औरंगजेब के द्वारा पहाड़ी चूहे की क्या दी गई? उपाधि दी गई। शिवाजी को ही औरंगजेब ने किस नाम की उपाधि दी? पहाड़ी चूहा। गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध नीति किसके द्वारा स्टार्ट होती है? शिवाजी के द्वारा। 1664 और 70 में ये 2 बार सूरत को लूटते हैं। पूछा जाता है सूरत की लूट कब करी साथियों इन्होंने? तो 1664 और 1670। 1656 में साथियों रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इसे एक 1674 में श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कौन? शिवाजी। तो शिवाजी का जन्म साथियों 1627 में, शादी होती है इनकी साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 में। और एक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, तोरण का किला। क्या? तोरण का किला। तोरण का किला जो जीत हासिल की कब की इन्होंने? 1644। ठीक है, 1640 में शादी होती है शिवाजी की। तोरण का किला कब जीतते हैं? तो 1644 में तोरण का किला जीतते हैं। और सूरत की जो लूट की है क्या बार की है शिवाजी ने? 2 बार, 1664 और 1670। और 1680 में क्या हो जाती है इनकी? मृत्यु हो जाती है साथियों। ठीक है। अष्टप्रधान जो थे किसमें थे? अष्टप्रधान तो शिवाजी के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किससे संबंधित हैं? शिवाजी के द्वारा। और अष्टदिग्गज की बात करें साथियों, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे। और अष्टप्रधान किसमें थे? छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में थे अष्टप्रधान, है ना, जिसमें बगियाबनीस और बहुत सारे पंडित राव, बहुत सारे पद थे, है ना, अमात्य। तो अष्टप्रधान किससे संबंधित? शिवाजी से। पूछा जाता है छापेमारी और गुरिल्ला युद्ध की नीति किसने चलाई? तो शिवाजी के द्वारा। और शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा किस नाम की उपाधि दी गई? तो पहाड़ी चूहे की, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह सुखदेव जो इनके मित्र थे साथियों, उन्हें किस मामले में गिरफ्तार करा गया? पहला ऑप्शन है सेंट्रल असेंबली बम कांड, दूसरा डलहौजी स्क्वायर बम कांड, तीसरा ऑप्शन है कैक्सटन हॉल में गोली चलाना, चौथा अंग्रेजी अफसर जैक्सन है ना, जैक्सन को गोली मारना। तो किसका बात चली साथियों? किसकी? भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों जो किस घटना के कारण इन्हें अंग्रेजी सेना गिरफ्तार करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सेंट्रल असेंबली बम कांड, इसके तहत क्या? सेंट्रल असेंबली बम कांड 1928 कब होता है? 1928 को यह घटना घटित होती है। बम बारी कर देते हैं असेंबली हॉल पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, है ना, तीनों को। इसके चलते फिर आगे जाके उन फांसी की सजा होती है साथियों, सभी को पता, 23 मार्च, है ना। और बात करें भगत सिंह की साथियों, तो इन्हें क्या बोलते हैं? शहीद आजम भगत सिंह को। और कायदे आजम तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, और शहीद आजम की उपाधि शहीद भगत सिंह को दी जाती है। ठीक है।
और एक और आती है क्या, भगत सिंह के द्वारा क्या बनाया गया था, एक नौजवान सभा। नौजवान सभा भी कौन बनाते हैं, हमारे भगत सिंह। यशपाल, ये पूछा गया साथियों कई बार क्वेश्चन, और छबील दास। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। ये नौजवान सभा भी कौन बनाते हैं, हमारे भगत सिंह। और एक आता है हमारा HRA और HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट, जहां एस जुड़ जाए, एक आता है HRA और एक HRSA। तो साथियों 1928 और दिल्ली, इसकी स्थापना भी कौन करते हैं, भगत सिंह। और बात करें हम HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1924 को, और किसके द्वारा, सचिंद्र सान्याल के द्वारा साथियों। अगर HRA की बात करें, देखो देखने में बस एस का अंतर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और जहां सोशलिस्ट आजा, इसकी दिल्ली में स्थापना होती है, और इसकी 1924 कानपुर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 कानपुर किसके द्वारा होती है, तो सचिंद्र सान्याल। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, कौन सी, बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल, HRA। ठीक है, तो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को किसके चलते गिरफ्तार होते हैं, वो तीनों, सेंट्रल असेंबली बम कांड 1928। और नौजवान सभा, नवजन सभा भगत सिंह बनाते हैं, 3 सदस्य शामिल हैं, तीनों के नाम पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की। अकबर पहला ऑप्शन, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। टॉमस रो और इंग्लिश खान की उपाधि जिसे जहांगीर के द्वारा दी गई, कौन, पहला अंग्रेजी यात्री जिसे जहांगीर के द्वारा किसकी उपाधि दी गई, इंग्लिश खान। कमेंट करके बताना है जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई, जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, क्वेश्चन पूछ लेता अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई, तो सूरत। और किसकी अनुमति के द्वारा, तो साथियों जहांगीर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और किसकी अनुमति से, जहांगीर। सुनहला फरमान जारी करा गया किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, बहुत अच्छे, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इनके द्वारा जब पत्र पढ़ा गया अंग्रेजी में, तो जहांगीर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और इन्हें उपाधि दे दी किसकी, अंग्रेजी खान या इंग्लिश खान। इन्हें उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा, कहा कि अंग्रेजी खान। और माना जाता है साथियों इनकी जो शादी भारतीय महिला के द्वारा कराई गई। ठीक है, भारतीय महिला के द्वारा। तो पूछ लेगा अंग्रेजों ने अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की, किसकी अनुमति के द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। पहला ऑप्शन है सोनल माल सिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज और उदय शंकर। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित बताना है कौन है। देखो सोनल माल सिंह, ये हमारी भरतनाट्यम से, ये मल्लिका नहीं है, मृणाली साराभाई नाम है, मल्लिका साराभाई या मृणाली साराभाई। ये भी हमारी किससे, कथक से, वो सॉरी भरतनाट्यम से। किससे पूछा गया, कथक से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किससे हैं, तो कथक नृत्य से संबंधित है हमारे। उदय शंकर की बात करें तो ये कथकली से हैं, ये दोनों भरतनाट्यम। प्लस एक और है, ये अपना कमेंट करके बताना है, सोनल माल सिंह भरतनाट्यम के साथ साथ और किस शास्त्रीय नृतक
से संबंधित हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का पूछा जाता है, वो भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। दोनों नाम एक ही नाम दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। क्वेश्चन कई बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यही बताना, सोनल सिंह भरतनाट्यम से संबंधित है, प्लस किस और एक दूसरे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऐसे ही इनका बताना साथियों, भरतनाट्यम और प्लस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये भरतनाट्यम से दोनों हैं ही, लेकिन कौन कौन से, कथकली किससे है, मतलब कथकली से हैं, कथक से हैं, है ना, कुचिपुड़ी से हैं, किस किस और कौन से शास्त्रीय नृत्य के साथ इन दोनों के नाम संबंधित हैं, ये कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? मौद्रिक नीति समिति, शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरे वित्त मंत्री, चौथे प्रधानमंत्री। जहां भी साथियों मौद्रिक नीति की कहीं भी अगर बात आपको मिलती है तो यहाँ जो अध्यक्ष होंगे ना राष्ट्रपति होंगे, ना प्रधानमंत्री, ना ही वित्त मंत्री, है ना। तो आरबीआई सीधा सीधा है। मौद्रिक नीति जहां आपको देखा आरबीआई के गवर्नर से संबंधित होंगे। ठीक है, 1 या 2 रुपए के सिक्के पर होती है किसकी? वित्त मंत्री। बाकी सब आरबीआई गवर्नर के क्या होते हैं? सिग्नेचर या हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई सभी को पता है, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है साथियों। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना। हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई। पहले गवर्नर की बात करें आरबीआई के, और बात करें भारतीय पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, ये दोनों पूछा जाता है। पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और भारतीय आया था सीडी देशमुख। साथ ही पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? सभी को कमेंट में बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ना। जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, तो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सभी को कमेंट में बताना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। ठीक है, ये कमेंट में बताना है आरबीआई की जो स्थापना होती है किस सिफारिश पर, शाही आयोग बोलते हैं, किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना भारत के अंदर की जाती है। साथ ही बात करें आरबीआई को हम बोलते हैं क्या? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं साथियों? हम आरबीआई। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ? 1969 में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीयकरण पूछता बैंकों का कब हुआ था? 1969, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है 1969 में। और उसके बाद 5 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1980। तो 14 बैंकों का ध्यान रखना, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, है ना। वाणिज्यिक बैंक है। और 5 अनुसूचित बैंकों का कब होता है? 1980 में क्या होता है? इनका राष्ट्रीयकरण होता है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। 14 बैंकों का, सर्वाधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंक हैं, सबसे ज्यादा इनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1969। और 5 जो बैंक थी ये अनुसूचित बैंक थी, है ना, 1980 वाली, जिसमें एक में 50 करोड़ की लागत वाली बैंक थी, एक में 200 करोड़ की बैंक लागत वाली बैंक थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रति लाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है? मतलब बहुत सारी बाजार हैं में कीमतों या प्रति लाभों में अंतर से लाभ लेने को, जो बाजार में जो कीमत होती है या फिर उनमें जो प्रति लाभ के अंतर से लाभ लेना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है दो तरफा विक्रय, दो तरफा बेचना, परिस्थिति का फायदा उठाना, बिल्कुल गलत है। वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा, ये भी गलत है। अंतर विपणन,
ठीक है। अंतर विपणन, जहां विभिन्न बाजार, बहुत सारी शेयर मार्केट मान लो, जिसमें तुम जो है कीमतों को या प्रति लाभों में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है, तो हम बोलते हैं उसे अंतर विपणन, ठीक है, अंतर विपणन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, एम एस स्वामीनाथन डैश डैश के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एम एस स्वामीनाथन डैश डैश के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक, दूसरा ऑप्शन है भारत के संविधान के जनक के रूप में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक में, भारत में क्रांति के जनक के रूप में। तो स्वामीनाथन साथियों हमारे भारत में क्या है, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति साथियों फसलों के दुगने उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी भारत में, हरित क्रांति। फसलों के उत्पादन को दुगना करने के लिए कौन सी क्रांति, किस्मों को बदलकर दुगनी उत्पादन, किसान जो घाटे में चल रहे थे उन्हें फायदे के लिए लाने के लिए जो बहुत सारी विदेशी किस्में थी है ना, उन्हें भारत में लाने के लिए, जिससे किसानों का उत्पादन दुगना हो, जो जिससे गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा कौन सी फसल को हुआ था साथियों, गेहूं की फसल को, है ना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को। अगर विश्व में बात करें साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमन बोरलॉग, एमन बोरलॉग। यहां से साथियों एक क्वेश्चन उठता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा बोरलॉग, किसके, हरित क्रांति के जनक। तो फसलों के जहां उत्पादन से संबंधित जो पुरस्कार मिलता है, कौन सा मिलता है, बोरलॉग पुरस्कार, हरित क्रांति से संबंधित है। और हरित क्रांति आप सभी को पता, हरियाली फसलों के उत्पादन से संबंधित है, तब बोरलॉग पुरस्कार भी उसी क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। साथ ही गेहूं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ था, गेहूं। और गेहूं की भी किस किस्म का सबसे सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, किस किस्म का पूछा जाता है, सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था, गेहूं की किस किस्म को सर्वाधिक हरित क्रांति में उत्पादन हुआ, है ना, किस किस्म का। तो गेहूं की कौन सी किस्म थी, वो लरमा रोजो। कौन सी थी, ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया साथियों, लरमा रोजो। ये तो सभी को पता है किस फसल को सर्वाधिक उत्पादन हुआ, गेहूं का। हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा किस फसल को हुआ था, तो गेहूं को, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा ना। गेहूं की जो किस्म थी कौन सी थी, लरमा रोजो, जिसे जो है हरित क्रांति में सर्वाधिक मदद मिलती है। अगर बात करें साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक, है ना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है हमारी, दूध उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। ऐसी साथियों आती है एक लाल क्रांति, कौन सी क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति, जिसके जनक साथियों कौन है, दुर्गेश, विशाल दुर्गेश, जिसके जनक है विशाल दुर्गेश, ठीक है। लाल क्रांति के जनक विशाल दुर्गेश। देखो टमाटर और मांस, क्या साथियों, टमाटर और मांस दोनों से संबंधित है लाल क्रांति, टमाटर और मांस के उत्पादन से हमारी लाल क्रांति। ऐसे साथियों नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में, किसकी बात चल रही है साथियों, अफ्रीकी कंट्रियों की बात चल रही है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा अल्जीरिया, चौथा हमारा सूडान, ठीक है। अफ्रीकी देशों में सर्वाधिक कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, तो आंसर होगा सीधा हमारा क्या, अल्जीरिया, ठीक है। सर्वाधिक सबसे बड़ा अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, अल्जीरिया।
आगे है साथियों विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील, पहला ऑप्शन है बैकाल झील, दूसरा लोमांड झील, तीसरी बुंदे झील, चौथी हमारा ऑप्शन है मोरार झील। यह मोरारजी देसाई के नाम पर है ना, मोरार झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील है हमारी बैकाल झील, जो कहाँ पड़ती है, रूस में। ठीक है, रूस के अंदर ही सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है हमारी, कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर झील, ये भी कहाँ पड़ती है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ना। साइबेरिया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो साथियों एशिया महाद्वीप के अंदर भी आता है, और ये वाला ना, ये एशिया महाद्वीप और ये हमारा यूरोप महाद्वीप, तो दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे बोलते हैं हम क्या, साइबेरिया या यूरेशिया, है ना। क्या साथियों, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ऐसा क्षेत्र जो एशिया में भी है और रूस के यूरोप का भी है, और किस देश के अंतर्गत आता है, रूस का, तो इसे बोलते हैं हम यूरेशिया। ऐसा क्षेत्र यूरेशिया, तो यूरेशिया में आता हमारा क्या, साइबेरिया क्षेत्र, जहाँ सर्वाधिक क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका तंजानिया के अंदर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी की बात करें लापाज, तो किस देश की है, बोलीविया की है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील है ना। और सबसे बड़ी गहरी झील की बात करें, सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील, ये कहाँ पड़ती है, रूस में। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें साथियों, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तो चलामू झील सिक्किम में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सभी को पता है, बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर झील। और तटीय चिल्का झील, तटीय झील की बात आ जा तब सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील तो चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, और साथियों बात करें झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी, है ना। झीलों को जो अध्ययन कराया जाता है किसके अंदर कराया जाता है, लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों को जो अध्ययन आता है किसके अंदर आता है, तो लिम्नोलॉजी के अंदर हम झीलों का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। पहला ऑप्शन है नारकोंडम, दूसरा हमारा बारातांग, तीसरा घोसी पहाड़ी, या चौथा हमारा बैरन द्वीप। ठीक है, भारत के अंदर साथियों दो ही क्या है, ज्वालामुखी है। एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ पड़ते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोनों पड़ते हैं हमारे। भारत में जो ज्वालामुखी है, कितने ज्वालामुखी हैं, दो। एक कौन सा साथियों, नारकोंडम, और एक है हमारा बैरन। एक बैरन बॉयलकोना और एक नारकोंडम। हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है साथियों, देखो नारकोंडम जो हमारा ज्वालामुखी है, कैसा ज्वालामुखी है, सुसुप्त, मतलब इसमें भविष्य में कभी भी उद्गार नहीं होगा। और जो बैरन ज्वालामुखी है हमारा, कौन सा, बैरन ज्वालामुखी, ये कैसा है, सक्रिय है। इसमें कभी भी धीरे धीरे आप देखोगे कभी भी इसमें जो है ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा, बैरन ज्वालामुखी। तो किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी में क्या हुआ साथियों, हमारा अभी जो है विस्फोट देखने को मिला है, कौन से में, बैरन। और दोनों ज्वालामुखी जो है हमारे ये कहाँ पड़ते हैं, बैरन और नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह में, है ना। सर्वाधिक द्वीपों की बात करें तो कहाँ है, किस द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो भारत में है कितने हैं, दो हैं। ठीक है, एक कैसा है, सुसुप्त, और एक सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त जो कभी भी, जिसमें भविष्य में भी तुम्हें उद्गार देखने को नहीं मिलेगा, और सक्रिय जिसमें कभी भी बीच बीच में आपको क्या मिलेगा, विस्फोट देखने को मिलता रहेगा, है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पक्कम में स्थित है, मतलब कल्पक्कम जो है वो किसके लिए जाना जाता है, ये विशेष वहाँ पर क्या कार्य से संबंधित कल्पक्कम है। पहला ऑप्शन है तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरी जहाँ तेल निकलता है, पेट्रोल डीजल। दूसरा जल विद्युत शक्ति गृह, तीसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और चौथा परमाणु परीक्षण स्थल। तो कल्पक्कम अगर साथियों हम बात करें किसकी, कल्पक्कम की, जो कहाँ पड़ता है हमारा, तमिलनाडु। कल्पक्कम जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो कल्पक्कम है किसके लिए जाना जाता है, किस विशेष कार्य के लिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए जाना जाता है कल्पक्कम। इसी के साथ कई सारे पूछे जाते हैं। एक है कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु संयंत्र। ठीक है, सबसे पहला भारत का पूछा जाता है तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र। एक पूछा जाता रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कौन सा, रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ठीक है, एक पूछा था काकरापार, काकरापार परमाणु संयंत्र। ये वो हैं जो कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कैगा, तारापुर, रावत भाटा और काकरापार। तारापुर भारत का पहला है ना। कैगा परमाणु संयंत्र, देखो कैसे कैगा और कैसे कर्नाटक, और कैसे क्या होता है, कॉफी। ठीक है, कैसे कर्नाटक और कैसे कॉफी। सबसे ज्यादा कहाँ, कर्नाटक। सर्वाधिक सोना कर्नाटक, चंदन के वन ये भी कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक कर्नाटक के अंदर, है ना। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र। कहाँ पर साथियों, महाराष्ट्र। तारा को क्या पसंद थी, प्याज, और प्याज खाते खाते कहां पहुंच गई, महाराष्ट्र। तो प्याज भी सर्वाधिक, प्याज का उत्पादन भी कहां होता है, महाराष्ट्र के अंदर। और तारापुर परमाणु संयंत्र भी कहां है हमारा, महाराष्ट्र के अंदर। अगर आगे बात करें साथियों रावत भाटा, तो रा से रावत और रा से राजस्थान। बहुत आसानी से तुम इन्हें लगा सकते हो। काकरापाड़, काकरा क्या आएगा बीच में, रा तो गुजरात। तो ये काकरा ने एक रात कहां गुजारी, गुजरात के अंदर। तो काकरापाड़ परमाणु संयंत्र कौन सा हमारा, गुजरात। और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहां पड़ता है हमारा, तमिलनाडु। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या इन्हें अपनी कॉपी में लिख कर रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी हैं वो आप सभी के सामने हैं। तो तेल शोधन किया, ऑयल रिफाइनरी की बात करें साथियों, तो सबसे पहला तेल शोधन जो कुआं खोदा गया था वो अमेरिका के अंदर खोदा गया था, पेनिसुलवेनिया में सबसे पहला तेल कुआं। अगर भारत के अंदर तेल शोधन या ऑयल रिफाइनरी की बात करें, सर्वाधिक सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था असम के डिगबोई के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें साथियों तेल रिफाइनरी या तेल परिशोधनशाला की, तो वो कहाँ है हमारे, मथुरा। ठीक है, और पहले तेल कुएं का नाम रखा गया था साथियों अपने भारत के अंदर, वसुंधरा। तो सबसे पहला तेल रिफाइनरी भारत के अंदर बात करें, डिगबोई असम, किसके लिए फेमस है, तेल शोधनशाला। यहाँ पर कल्पक्कम में कल को पूछ लेगा डिगबोई, क्या साथियों, डिगबोई। डिगबोई किसके लिए जाना जाता है, डिगबोई क्या है, तो डिगबोई क्या साथियों, तेल शोधनशाला है डिगबोई। सबसे पहले भारत के अंदर असम में डिगबोई का तेल का कुआं खोदा जाता है, तेल रिफाइनरी। और विश्व में बात करें सबसे पहली तेल की, तो पेनिसुलवा अमेरिका। ठीक है, और यही बात कर लें छोटी सी, पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन नंबर से नापते हैं और डीजल की शुद्धता डिक्टेन नंबर से मापते हैं। आगे क्वेश्चन है साथियों, 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा नागालैंड, चौथा हमारा मिजोरम। तो 2001 से 2011 के बीच में किस राज्य ने सर्वाधिक, मतलब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, नेगेटिव में जो है इसकी क्या बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, तो कौन सा राज्य है हमारा, नागालैंड। ठीक है,
जिसकी आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी। भारत का एकमात्र राज्य जहां अंग्रेजी भाषा है, उस राज्य की कौन सा राज्य है हमारा, नागालैंड। और नागा पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो हमारे नागालैंड में है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। सभी को पता है 108 दिए सिर के ऊपर रखकर एक पहिए गोल पहिए पर है ना महिलाओं द्वारा एक नृत्य करा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, चरकुला। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या नृत्य है। अब लेकिन किस क्षेत्र का है, पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र की एक मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, चौथा है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो कई सौ बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वह यूपी पीएससी की हो, ठीक है, आरओ एआरओ एपीएस या फिर पुलिस दरोगा समूह किस कोई सा भी एग्जाम देखोगे साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको मिलना ही है। किसी भी 10 साल का प्रैक्टिस सेट उठा लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, तो चरकुला बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और पूछा जाता कई बार एग्जामों में। तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य जिस पर 108 दिए एक चक्र या पहिए पर रखकर अपने सिर पर नृत्य करती है महिला, तो चरकुला कहाँ का, ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है। शून्य शुल्क मतलब जीरो फीस के ऊपर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है। दो शब्द होते हैं, एक आयात और एक निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ से देखो आया, आया का मतलब भारत के अंदर आएगा तो आयात और भारत से बाहर जाएगा तो निर्यात। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, आयात का पकड़ो क्या तुम, आया, आया का मतलब आएगा ना, तो आया भारत में जब कोई चीज़ आएगी बाहर से उसे आयात बोलते हैं, और भारत से कोई चीज़ बाहर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं साथियों, निर्यात बोलते हैं। तो भारत में जब शून्य शुल्क पर चीनी या कोई भी उत्पाद लोगे, आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सीमित सामान्य लाइसेंस, दूसरा निर्यात आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नीति या सूखा सामान्य लाइसेंस। बात चलिए आयात और निर्यात की, तो लाइसेंस या नीति भी किसकी लेनी पड़ेगी साथियों हमें, निर्यात और आयात लाइसेंस की। ठीक है, इसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है, तभी आप शून्य शुल्क पर किसी भी उत्पाद को भारत में ला सकते हो। ठीक है साथी, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन आप सभी के बीच में। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी और रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद सभी को मेरा।